हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और आज हम ज्योग्राफी 6th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो में हाफ चैप्टर इसका कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने देखा था। जो ग्लोब पर जो सीधी रेखाएं हैं, सीधी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो तिरछी रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा के बारे में बोलते हैं। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हमें आज पढ़ना क्या है। हम पढ़ चुके हैं समांतर रेखाओं के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाओं के बारे में। पृथ्वी पर जो ग्लोब पर कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समांतर रेखाएं कितनी हैं, मतलब अक्षांश रेखाएं कितनी तरह की है, हम ये पढ़ना है। तो विषुववृत्त पर आप देख सकते हैं इस वाली स्लाइड में, देखिए विषुववृत्त 0 डिग्री है। विषुववृत्त कौन सी? भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में ऊपर। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम ये ग्लोब बनाते हैं, ठीक है। ये होगी विषुववृत्त रेखा, कितनी है? ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव ये ऊपर हो गया, ये 90 डिग्री उत्तर पे हो गया, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव नीचे सबसे, ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये 3 रेखाओं के अलावा भी कितनी समांतर रेखाएं और हैं? 4 महत्वपूर्ण समांतर अक्षांश रेखाएं और हैं, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहली कौन सी है? पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। पहली कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ये जैसे हम गोला बनाते हैं पृथ्वी, ठीक है। ये विषुववृत्त रेखा हो गई। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है एक, जो 23.5 डिग्री पर है। यहाँ पर ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे है कर्क रेखा, ठीक है। नीचे दक्षिण में भी एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है। फिर उसके बाद विषुववृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत है। कौन सी रेखा है? विषुववृत्त व्रत के 66.5 डिग्री। अब यहाँ 23.5 है तो इसके ऊपर 66.5 होगा, ठीक है। ये क्या है? उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव व्रत है। फिर 4th रेखा कौन सी है? जो नीचे है 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत, जो ध्रुव के पास है, 66.5 डिग्री इधर और 66.5 डिग्री उधर। ये 4 जो रेखाएं हैं वो इसके अतिरिक्त है, जो हमने पहले पढ़ी रेखाओं के बारे में, ठीक है। समांतर रेखाओं के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये 4 रेखाएं उसके अलावा और भी हैं जो कि ग्लोब पर हैं, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि कटिबंध होते क्या हैं। तो देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, हमने ग्लोब बनाया, ठीक है। ये विषुववृत्त रेखा है, ऊपर यहाँ पे कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, ठीक है। तो इसके बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इनके बीच का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इनके बीच क्या होता है कि इनके बीच जितने भी अक्षांश पड़ेंगे, यहाँ 23.5 डिग्री था ना, और यहाँ भी 23.5 डिग्री था। अब इनके बीच 1 2 3 कर करके ऐसे अक्षांश रेखाएं पड़ेंगी, ठीक है। तो इनके बीच जितनी भी अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं, सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये पहला कटिबंध हो गया। पृथ्वी के ताप कटिबंधों में क्या है? ये उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की जो गर्मी होती है, इन दिनों गर्मी के दिनों में या फिर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए ये वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, किसके बाद?
कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। किसके बात कर रहा है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य है वो सिर पर ठीक ऊपर नहीं होता, मतलब ज़्यादा तेज गर्मी इस तरफ नहीं होती। ये विषुववृत्त है, इधर कर्क इधर मकर। अब इतनी बीच में ज़्यादा ही ऊष्मा होगी, इस तरफ तिरछी हो जाएगी, इधर भी तिरछी हो जाएगी, इसलिए इधर ज़्यादा ताप नहीं होगा, इधर भी ज़्यादा ताप नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ, ध्रुव कौन सा है? यही है, देखिए ये वाला ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये यही कह रहे हैं कि ध्रुव की तरह ये विषुवत रेखा, वही कर्क रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, अब इनके यहाँ पे ताप ज़्यादा होगा, लेकिन इधर तिरछी पड़ेगी इसलिए ताप कम होगा। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इधर वाला एरिया कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध का, ये वाला शीतोष्ण। ऊपर नहीं है, इधर का जो एरिया है 66.5 डिग्री तक जाएगा, जो वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, वो कौन सा एरिया है? शीतोष्ण कटिबंध का एरिया है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव। अब बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की। देखिए उत्तरी गोलार्ध, गोले को हमने आधा कर दिया यहाँ पे विषुवत रेखा खींच के, तो ये वाला जो आधा गोला है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये इधर वाला आधा गोला हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत प्राप्त होती है। इधर वाले ध्रुव का जो क्षेत्र है यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहेगा, या फिर इधर वाले, क्योंकि इधर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी ना, तो इतनी गर्मी पैदा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये वाला एरिया होगा, ये ठंडा रहेगा। ठीक है, तो एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज पर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध वाला एरिया है। ये वाला एरिया देखिए, हमने देखा था गोलार्ध में ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर आई 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। नीचे आई 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। उसके बाद आती है 66.5 डिग्री, यहाँ वाला एरिया शीतोष्ण हो जाता है। अब इसके ऊपर जो बचा ये वाला शीत कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला ऊपर एरिया, यहाँ पे सूर्य की गर्मी और कम रहेगी, तो ये हो गया शीत कटिबंध वाला एरिया, ठंडा एरिया। ठीक है, अब देखते हैं देशांतर क्या है। हमने अक्षांश देख लिया, अक्षांश में हमने विषुवत रेखा के बाद और भी 4 रेखाओं के बारे में हमने जाना, तो उसके बाद हम देखते हैं देशांतर किसे कहते हैं। देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, कौन सा द्वीप? टोंगा द्वीप, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन सा अक्षांश है वो? 20 डिग्री 00 दक्षिण पर, ठीक है, स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर क्या कहते हैं? देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। हमने देखा था ग्लोब पर ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और ये सीधी रेखाएं कौन सी है? देशांतर। देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है? देशांतर रेखाओं से किसी भी देश की दूरी समय का निर्धारण होता है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें किस जगह पर है उसका निर्धारण होता है, हमने देखा आगे। चलिए देखते हैं आगे। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसके अंशों में मापा जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन संदर्भों में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है।
प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ते समय क्या होती है कि दूरी घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। या फिर कहाँ पे शून्य रहती है, विषुवत पर शून्य रहती है। ये विषुवत रेखा यहाँ पे शून्य रहती है, हमने देखा था। लेकिन देशांतर में कहाँ पे शून्य रहेगी, ध्रुवों की तरफ शून्य रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, सारी देशांतर जो रेखाएं हैं कहाँ पे जाके मिलती हैं, 0 डिग्री पर ऊपर की तरफ। इधर जो है ना, यहीं पे सारी देशांतर ऐसे रेखाएं हैं, ये सब यहीं पे जाके मिलती हैं। तो 0 पे जाके मिलती हैं देशांतर रेखाएं, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देखिए, हमने देखा था कि अक्षांश जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई हर जगह सामान्य नहीं होगी। हमने देखा था कि विषुवत पर ज़्यादा होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी, फिर इस तरीके से हम ऊपर जाते जाएंगे ध्रुव की तरफ तो ये रेखाएं इनकी लंबाई कम होती जाएगी। और इस तरफ भी जाएंगे तो नीचे दक्षिण की तरफ यहाँ भी लंबाई इसकी कम होती जाएगी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं ये वाली, इनकी लंबाई समान रहती है। इनकी लंबाई हर जगह हर एक स्थान पर समान मिलेगी, इसलिए ये एक समान ही रहती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, कहाँ से लिया गया, ग्रीनविच जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। प्रमुख यामोत्तर यानी कि मेन बिंदु का चुनाव कहाँ से किया है इन्होंने, तो ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का शासन लगभग देशों पे था, तो इसलिए ब्रिटिश की एक राज की वेधशाला है, वहीं से गुजरने वाली रेखाओं को ही प्रमुख यामोत्तर माना गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, उसी को 0 डिग्री का देशांतर दिया, शुरुआत वहीं से की गई। ठीक है, तो तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। कितनी गणना करते हैं, 0 से 0 देशांतर है यहाँ पर, और यहाँ से हम 180 या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध मतलब, देखिए पहले हमने यामोत्तर रेखा देखी, कहाँ से आती है, ये ब्रिटिश की तरफ से आती है, ब्रिटिश की राष्ट्रीय वेधशाला वहाँ से मानी गई है। ठीक है, और उसको लेके वहाँ इसका मान 0 डिग्री देशांतर से लेके यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं। कौन सी, एक तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ये इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये वाली जो देशांतर है, इसका जो मेन माना गया है 0 डिग्री, वो इंग्लैंड से माना गया है, क्योंकि इंग्लैंड का ही शासन उस टाइम पे था, तो उनकी ही वहीं से लिया गया है इसका मेन जो स्टार्ट करते हैं देशांतर की। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे पूर्व इस तरफ है, पश्चिम इस तरफ। ठीक है, पूर्व पश्चिम, तो पूर्व से लेकर के 180 डिग्री मानी गई है और पश्चिम तक की गणना की गई है। प्रमुख यामोत्तर को बांटा गया है। ठीक है, 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। कौन सी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध यहाँ से ये वाला हिस्सा, पश्चिमी गोलार्ध ये वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसे बांटा गया है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू लिखा होता है तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा लिखा होता है। ठीक है, पा का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 180 डिग्री जो पूर्व की है और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर कहाँ है, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड रेखा को देखो, ग्रिड को देखो। किसको, ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो। देखिए, ये बना हुआ है।
ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब ये यहाँ से 60 डिग्री उत्तरी है, 40 डिग्री उत्तरी है अक्षांश रेखाएं, 20 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, और फिर 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। यहाँ से हाफ गोलार्ध है, नीचे हाफ गोलार्ध है। अब अक्षांश रेखाएं तो इधर जाते हुए घट रही हैं, लेकिन देशांतर एक बराबर ही रहेगी ध्रुव से लेके। और ये ध्रुव का जो मेन पॉइंट जो माना है इन्होंने, वो कहाँ से माना है? इंग्लैंड से माना है। ठीक है, इंग्लैंड की एक वेधशाला है, वहाँ से इन्होंने माना है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाली यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो यहीं से ये सारी रेखाएं मानी गई हैं देशांतर की, जो कि 0 है, फिर 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, ये देखिए आप देख सकते हैं, फिर इधर 30 डिग्री पश्चिम, इधर 60 डिग्री पश्चिम। क्या हो रहा है ये? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देख लिया हमने। ठीक है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। असम में जो धुबरी जगह है वो 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए कितने पर स्थित है? 26 डिग्री उत्तर, 26 डिग्री उत्तर में, इस तरफ कहीं 26 डिग्री। ठीक है, ये 20 है, यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे 26 आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? 26 डिग्री उत्तरी है अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किधर होगा? देखिए ये पूरब है। ठीक है, ये 60 डिग्री है इस तरफ, यानी कि इस तरफ ही कहीं असम का क्षेत्र है। ठीक है, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं अगर आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हो जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु धुबरी को सही स्थिति, धुबरी की क्या होगी? सही स्थिति होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एवं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे व्रत खींचिए। जहाँ ये काट रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे क्या खींचना है? एक व्रत खींचना है। ठीक है, इन छोटे व्रतों को आ बा सा इन नामों से व्यक्त करना है। मान लीजिए कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो पूर्व देशांतरों को, और क्षैतिज रेखाएं जो हम खींचेंगे वो अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, ऐसा मान लेना है। फिर देखिए ये रेखाएं हैं मैप पर, आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है इसमें। देखिए ये देशांतर रेखाएं खींची हैं 1 2 3 4 करके, और अक्षांश रेखाएं खींची हैं क ख घा के नाम से। ठीक है, अब ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं जहाँ पे मिल रही हैं इसका नाम रखा गया आबा सा करके। ये वाली आप देख सकते हैं आबा सा धा, ये भी ये नाम रखी गई है, इसी के बारे में बता रहा है। आप देखेंगे कि व्रत आ खा उत्तरी अक्षांश, आ और खा, ये वाली आ और ये खा है उत्तरी अक्षांश हो गई, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 1 डिग्री, देखिए आप 1 डिग्री पूर्वी पे पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अन्य व्रतों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अन्य व्रतों की स्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं। ये वाली रेखा घा वाली जो अक्षांश रेखा है वो 7 देशांतर पर, 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप देख सकते हैं कौन सी डिग्री पर? 3 डिग्री पर देशांतर पर स्थित है। इस तरीके से आगे देखिए देशांतर और समय कैसे देखते हैं, देशांतर और समय का पता कैसे लगाते हैं। देखिए देशांतर और समय,
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। किसके द्वारा समय सबसे अच्छे से नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं कैसे? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति से, गति से हम देशांतर और इनका समय को माप सकते हैं। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, इससे हम पता चलता है समय का। अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समान निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। हर जगह एक जैसे ही होगा, इसलिए समान निर्धारण का सबसे अच्छा साधन ये है कि हम सूर्य की गति और इन पृथ्वी चंद्रमा की गति से पता चलता है कि समय का कैसे निर्धारण होता है। ठीक है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है? सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से। ठीक है, लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर ही होगी। सभी स्थानों पर दोपहर कब होगी? जब ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर, जो हमने 0 डिग्री इंग्लैंड की देखी थी, ठीक है, पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? लगभग दोपहर ही होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम यहाँ है, देखिए कैसे लगाती है चक्कर, इस तरफ से इस तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है। कहाँ तक पढ़ा? हाँ, चक्कर लगाती है, ग्रीनविच की पूर्व में है तथा इसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है। आप देखिए 2.8 में हमने देख लिया था। समय के अंतर की ये दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। समय की दर की गणना कैसे की जाती है? क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने चक्कर लगाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। कितने? अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। ग्रीनविच के समय से कितना? 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? सुबह के 11 बजे होंगे। 1 घंटा वहाँ पीछे होगा, इसलिए सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के समय 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। कब? इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कब? किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, सबसे ऊपरी वाले बिंदु पर होगा, तब कितने बजेंगे? दोपहर के समय उस घड़ी में लगभग 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखिए, मानक समय मानना क्यों ज़रूरी है? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर को जानने के लिए यामोत्तर माना क्या है? हाँ, अंतर होता है किसमें? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित जो स्थान है उनके समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। देखिए, उदाहरण के लिए बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए क्या होगा? समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली
किसी यामुत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामुत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामुत्तर माना गया है। किसको? 82.5 डिग्री पूर्व, इसको क्या माना गया है? मानक यामुत्तर माना गया भारत में। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व मानक यामुत्तर माना गया है इसको। इस यामुत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम दिया गया है। क्या इसको माना जाता है? भारतीय मानक समय। ठीक है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के कितने बजे होगा? 7:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है? हमने देख लिया था अभी। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। कितना? ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। कितने? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है ग्रीनविच से। ठीक है, यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट कितना है? आगे है। ठीक है, ग्रीनविच से हमारा जो समय है वो कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 7:30 बजे होंगे। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है। रूस में कितने? 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने डिग्री को? कितने मानक क्षेत्रों में बांटा गया है? पृथ्वी को 24 मानक क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में जो क्षेत्र है 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फिनिश। सेकंड चैप्टर भी। ये क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? ठीक है, ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? देख लिया था हमने। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्या है? हमने ये भी पढ़ लिया है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करती है? ये भी देख लिया था हमने। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? हमने ये भी देख लिया था। चलिए आज का ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।